आप अपने टॉपिक को एक रिसर्च डेटाबेस फॉर एग्जांपल गूगल स्कॉलर पर सर्च कर रहे हैं। हो सकता है कि आपको कोई भी सर्च रिजल्ट ना मिले। तो क्या आज तक किसी ने इस टॉपिक पर काम ही नहीं किया? या ऑन द अदर हैंड 500,000 रिजल्ट्स मिल जाएं, तो क्या वो फील्ड ऑलरेडी सैचुरेटेड है? इन दोनों प्रॉब्लम्स का तल्लक रिसर्च टॉपिक या डेटाबेस नहीं, बल्कि ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके क्यूरी करने के स्किल्स वीक हैं। आई एम डॉक्टर मोहम्मद वसीम, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ कंप्यूटर साइंस, और इस वीडियो के अंदर हम ये देखने जा रहे हैं कि किस तरह से हम अपने टॉपिक के रेलेवेंट पेपर्स जो हैं वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अच्छा लिटरेचर फाइंड करने के लिए मैंने एक वसीम्स लिटरेचर फाइंडर पैरामिड एक फ्रेमवर्क प्रिपेयर किया है, और इस फ्रेमवर्क को यूज़ करते हुए हम अच्छा लिटरेचर जो है वो तलाश कर सकते हैं। सबसे पहले हम फील्ड आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से डेटाबेसेस जो हैं वो फील्ड के अवेलेबल हैं जहां से हम अच्छे पेपर्स जो हैं वो तलाश कर सकते हैं। दूसरा स्टेप होता है कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करना कि कौन से कीवर्ड्स जो हैं वो हम यूज़ करेंगे जिनको यूज़ करते हुए हम अच्छे पेपर्स जो हैं वो आइडेंटिफाई कर सकेंगे। तीसरा जो स्टेप है वो है नैरो करना कि पेपर्स तो हमारे पास बहुत सारे आ गए, अब उसके बाद हम उसमें से एक सबसेट जो है वो कैसे सिलेक्ट करेंगे। सो बेसिकली यहाँ पे हम फिल्टरिंग वाला प्रोसेस जो है वो अप्लाई कर रहे होते हैं ताकि फ़िल्टर करके हमारे पास जो है वो अच्छे पेपर जो है वो आ जाएं। नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमारा वो होता है डिगिंग का। डिगिंग के अंदर हम पेपर्स को रीड करते हैं और पूरा रीड नहीं करते बल्कि जस्ट उसको स्किम करते हैं और ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि ये पेपर हमारे टॉपिक से कितना रेलेवेंट है। इसके बाद हम फिर कुछ और क्वालिटी चेक्स अप्लाई करते हैं ताकि हम मज़ीद पेपर्स को शॉर्टलिस्ट कर सकें, और फाइनली रिफाइनमेंट की स्टेज में हमें बेस्ट पेपर जो है वो मिल जाते हैं। इस वीडियो के अंदर हमारा फोकस जो है वो आइडेंटिफिकेशन वाले स्टेप पर है। इस वीडियो के अंदर हम 3 डिफरेंट लेवल्स पे देखेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कीवर्ड लेवल सर्च जो है वो हम किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। सेकेंडली हम ये देखेंगे कि प्रॉम्प्ट लेवल सर्च जो है वो किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। और थर्ड लेवल पे हम स्नोबॉलिंग देखेंगे कि किस तरह से स्नोबॉलिंग मेथड को यूज़ करके हम रेलेवेंट लिटरेचर जो है उसको फाइंड कर सकते हैं। और इन सारे लेवल्स पे हम एआई को यूज़ करेंगे ताकि हम पेपर्स की आइडेंटिफिकेशन जो है इस प्रोसेस को एक्सेलरेट कर सकें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो डू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट जो है वो कीवर्ड लेवल सर्च के हवाले से है। कीवर्ड लेवल सर्च के हवाले से प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने डिफरेंट डेटाबेसेस देखे थे जिनके अंदर से हम सर्च कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं सारे डेटाबेसेस की डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, मैं इसमें सिर्फ गूगल स्कॉलर, सिमेंटिक स्कॉलर और DBLP जो है उनको यूज़ करूँगा। और जो टॉपिक मैं सर्च करने जा रहा हूँ वो है आस्पेक्ट बेस्ड सेंटीमेंट एनालिसिस। अच्छा, इसमें एक चीज़ आप ज़हन में रखिएगा कि जब आप किसी भी टॉपिक पे सर्च स्टार्ट कर रहे होते हैं तो आपको उस टॉपिक की टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में, कौन सी वोकेबलरी उस डोमेन में यूज़ होती है उसके बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं होता। तो जब आप सर्च स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपका ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि आपको उस डोमेन के बारे में वोकेबलरी मिल जाए, कुछ टर्मिनोलॉजीज़ मिल जाए, उसके अलावा कुछ सीड पेपर्स मिल जाएं। तो सीड पेपर से मेरी मुराद है कि एक जिस बंदे ने उस फील्ड में उस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाया और उसके हवाले से कोई सर्वे पेपर, और इसी तरह से उसके हवाले से जो मोस्ट रिसेंट स्टेट ऑफ द आर्ट पेपर है वो आपको मिल जाए। इसके अलावा ऑथर्स जो उस टॉपिक पे काम कर रहे हैं और किन वेन्यूज़ पे वो पेपर जो हैं वो पब्लिश हो रहे हैं। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं। गूगल स्कॉलर अभी मेरे सामने ओपन है और मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ आस्पेक्ट बेस्ड सेंटीमेंट एनालिसिस। आस्पेक्ट बेस्ड सेंटीमेंट एनालिसिस में हम फॉर एग्जांपल ये देखते हैं कि किसी प्रोडक्ट के डिफरेंट आस्पेक्ट्स के हवाले से लोगों के कैसे सेंटीमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम मोबाइल की बात करें तो मोबाइल कैमरा के हवाले से लोगों के क्या सेंटीमेंट्स हैं। डिफरेंट कमेंट्स के अंदर अगर एक प्रोडक्ट की वेबसाइट है और वहाँ पे लोगों ने कमेंट्स किए हुए हैं तो कैमरा के बारे में पॉजिटिव कितने लोग बात कर रहे हैं, नेगेटिव कितने लोग बात कर रहे हैं। इसी तरह से बैटरी के बारे में जो है वो पॉजिटिव कितने लोग बात कर रहे हैं, नेगेटिव जो है वो कितने लोग जो है वो बात कर रहे हैं। सो हम इसको सर्च करते हैं
तो यहाँ पे आप देखें कि सबसे पहले ये चीज़ देखें कि हमारे पास जो है वो 47,000 जो है वो रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। और यहाँ पे अगर हम यहाँ पे इसको डबल कोट्स में लिखें तो रिज़ल्ट्स जो हैं वो 47 से 31,000 हो गए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि डबल कोट्स यूज़ करने से हम पूरे के पूरे फ्रेज़ को सर्च कर रहे हैं। ठीक है। सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी आप के टॉपिक के अंदर दो वर्ड्स हों और दोनों को मिला के आपने सर्च करना हो तो आपको डबल कोट्स जो है वो यूज़ करना होते हैं। इसी की एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रॉम्प्ट इंजेक्शन। तो यहाँ पे आप देखें कि मेरे पास कितने रिजल्ट्स आ रहे हैं, 744,000। ठीक है, तकरीबन 7.5 लाख रिजल्ट्स आ रहे हैं इस टॉपिक के ऊपर। लेकिन अगर मैं इसको डबल कोट्स में दे दूंगा तो आप देखें कि 7.5 लाख से वो आ गए हैं 11,000 पे। ठीक है, सो एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपने डबल कोट्स जो है उसको यूज़ करना है जब भी आपने फ्रेज लेवल पे सर्च करना है। दूसरी बात कि जब आपने यहाँ पे कोई और वर्ड साथ में देना है तो आप उसके लिए एंड जो है वो यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे ओपन क्ला जो है उसको सर्च करता हूँ साथ में, और इस तरह से मैं जो है वो देखता हूँ कि अब इसके हवाले से कितने रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये 195 रिज़ल्ट्स पे आ गया है। सो कहने का मकसद है कि कहाँ पे हम लाखों में हमारे पास रिज़ल्ट्स आ रहे थे, वहाँ से पेपर ढूंढना और उसको रिफ़ाइन करना हमारे लिए मुश्किल था। और जैसे जैसे हम क्यूरी को रिफ़ाइन करते जा रहे हैं डबल कोट्स यूज़ करके, एंड ऑपरेटर यूज़ करके, तो हमारे लिए जो रिज़ल्ट्स हैं वो फ़िल्टर होते जा रहे हैं खुद से, और हमारे लिए अपने रेलेवेंट जो पेपर्स हैं वो सर्च करना आसान हो गया। अच्छा, एंड के अलावा और जो ऑपरेटर है हमारे पास वो और ऑपरेटर है। ठीक है, तो और ऑपरेटर जो है हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ओपन क्ला एक वर्ड है या इसी तरह से कोई और वर्ड जो है हम देखना चाह रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल स्किल का वर्ड जो है वो हम देखना चाह रहे हैं, तो हम नॉर्मली क्या करते हैं कि इसके अराउंड जो है वो पैरेंथेसिस जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं अब दोबारा से इसको सर्च करूँ तो अब मेरे पास जो है वो 1450 रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। सो अब यहाँ पे ये किस बेस पर सर्च कर रहा है कि प्रॉम्प्ट इंजेक्शन ये पूरा फ्रेज तो इसके अंदर आए, इसके अलावा यहाँ पे एंड वो हो रहा है इन दोनों कीवर्ड्स पे। तो इन दोनों कीवर्ड्स में से अगर एक भी कीवर्ड आ रहा होगा तो वो उसकी बेस पे हमारे पास ये सर्च रिजल्ट्स जो हैं वो आ रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा फाइनली हमारे पास एक और वर्ड होता है नॉट का। ठीक है, ऐसे पेपर्स जिनमें वो वाले वर्ड्स जो हैं वो ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि जी बिज़नेस वाला वर्ड जो है वो उसमें ना हो। ठीक है, तो वो देखें कि वो हमारे पास जो रिज़ल्ट्स हैं वो 1200 हो गए। ठीक है, तो नंबर 1 डबल कोट्स यूज़ करना, नंबर 2 जो है वो एंड और नॉट ऑपरेटर्स यूज़ करना, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम एक तरह से ये कह सकते हैं कि हम सर्च इंजन के रिज़ल्ट्स को कंट्रोल कर रहे हैं और हम जो है बेहतर रिज़ल्ट्स की तरफ जो है वो जा सकते हैं। सो इसी तरह से हम अगर सिमेंटिक स्कॉलर के अंदर जाते हैं तो सिमेंटिक स्कॉलर के अंदर भी हम अगर लेट्स से पहले वाला टॉपिक जो है वो यहाँ पे सर्च करते हैं आस्पेक्ट बेस्ड सेंटिमेंट एनालिसिस, तो आप देखेंगे कि हमारे पास तकरीबन 4,23,000 रिज़ल्ट जो हैं वो आ रहे हैं। इसी को अगर मैं डबल कोट्स में दूंगा तो वो 3,200 रिज़ल्ट्स पे चले गए हैं। ठीक है, अच्छा, अब आपको आइडिया हुआ कि किस तरह से हम यहाँ पे सर्च करते हुए कीवर्ड्स जो हैं वो इतने अच्छे दें कि हमें जो है प्रॉपरली जो है वो रिज़ल्ट्स मिल जाए। एक और चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जहाँ पे हमारे पास स्कॉलर के अंदर, गूगल स्कॉलर के अंदर हमारे पास डिफरेंट तरीके के जो
ऑपरेटर्स हैं जैसे एंड और नॉट वो अवेलेबल हैं, ज़रूरी नहीं है कि बाकी प्लेटफॉर्म्स या बाकी डाटाबेसेस के अंदर भी उसी तरीके से जो है वो हमारे पास ऑपरेटर्स जो हैं वो अवेलेबल हों। सो सिमेंटिक स्कॉलर के अंदर जो ऑपरेटर्स हैं वो डिफरेंट टाइप के हैं, इसी तरह से DBLP के अंदर जो ऑपरेटर्स हैं वो डिफरेंट तरह के हैं। यहाँ पे भी मैं सर्च करता हूँ प्रॉम्प्ट इंजेक्शन, और जैसे कि लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे अच्छी बात यह है कि आपको आथर्स की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि कौन सा आथर है फॉर एग्जांपल जो प्रॉम्प्ट इंजेक्शन पे सबसे ज़्यादा काम कर रहा है। तो यहाँ पे ये जो नील है एक आथर, ये 21 इसके पेपर्स हैं जो कि प्रॉम्प्ट इंजेक्शन के हवाले से हैं। इसी तरह से डेविड है, उसके 11 है। तो इस तरह से ये आथर्स के हवाले से है। उसके अलावा वेन्यू के हवाले से है कि कौन सी वेन्यूज़ हैं जहाँ पे इस हवाले से पेपर जो हैं वो पब्लिश हो रहे हैं, ठीक है। और लेफ़्ट साइड पे आपको यहाँ पे जर्नल्स डिफरेंट कलर में हाईलाइटेड मिल रहे हैं और कॉन्फ्रेंसेस जो हैं वो डिफरेंट कलर में हाईलाइटेड जो हैं वो मिल रही हैं, ठीक है। और इसमें यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि डबल कोट्स के बगैर भी आपके पास 328 जो है वो रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, और अगर आप डबल कोट्स यूज़ कर लेते हैं तो यहाँ पे भी आपके पास जो है वो सेम रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। तो इससे हमें ये पता चला कि DBLP के अंदर डबल कोट्स यूज़ करना या ना करना जो है वो बराबर है, और इसमें आप इस तरह से जो है वो सर्च कर सकते हैं। अच्छा, हम अपने कीवर्ड्स को बेहतर करने के लिए AI को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, इस हवाले से मैंने यहाँ पे एक जो है वो जेमिनी के अंदर जो है वो प्रॉम्प्ट्स दिए हुए हैं कुछ, और मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखें, ये आस्पेक्ट बेस्ड सेंटीमेंट एनालिसिस के हवाले से मैंने इसे क्यूरी दी है। यहाँ पे मैंने लिखा है यू आर एन एक्सपर्ट एकेडमिक प्रोफेशनल, योर टास्क इज़ टू फार्मूलेट अ क्यूरी फॉर आस्पेक्ट बेस्ड सेंटीमेंट एनालिसिस फॉर गूगल स्कॉलर। तो उसने उसके नतीजे में ये देखें मुझे किस तरह से क्यूरी बना के दी है, आस्पेक्ट बेस्ड सेंटीमेंट एनालिसिस एंड फाइन ग्रेन्ड और ओपिनियन माइनिंग, ठीक है। इसमें से एक वर्ड अगर आएगा तो वो हमें आर्टिकल मिल जाएगा। एंड डीप लर्निंग हो या ट्रांसफार्मर हो या बर्ट हो, इन तीन में से भी एक वर्ड आना चाहिए, और उसमें बिजनेस और मार्केटिंग के वर्ड जो हैं वो नहीं आने चाहिए। अगर मैं इस क्यूरी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ तो हमें कुछ बेहतर जो हैं वो रिज़ल्ट्स जो हैं वो मिल जाएंगे। तो इसमें तकरीबन 6400 रिज़ल्ट्स मेरे पास आ रहे हैं। इस क्यूरी को मैं मज़ीद जो है अपने हिसाब से रिफ़ाइन कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से मैंने इसको एक और प्रॉम्प्ट दिया जेमिनी को। मैंने इसे ये प्रॉम्प्ट दिया कि यू आर एन एक्सपर्ट एकेडमिक प्रोफेशनल, योर टास्क इज़ टू फार्मूलेट अ क्यूरी फॉर आस्पेक्ट बेस्ड सेंटीमेंट एनालिसिस फॉर सिमेंटिक स्कॉलर। यहाँ पे ये देखें कि इंटरेस्टिंगली सिमेंटिक स्कॉलर के अंदर जो है वो एंड और नॉट इस तरह के ऑपरेटर जो हैं वो यूज़ नहीं होते। रेदर इसमें जो है आप इसी तरह से जो है डायरेक्टली जो है वो डबल कोट्स को यूज़ करके जो है वो दे सकते हैं, और नॉट के लिए माइनस जो है वो यूज़ होता है, ठीक है। तो हम ये चाह रहे हैं कि आस्पेक्ट बेस्ड सेंटीमेंट एनालिसिस जिसमें आ रहा हो वो वाले आर्टिकल हमें सिमेंटिक स्कॉलर रिटर्न करें, जिसमें डीप लर्निंग या ट्रांसफार्मर आ रहा हो वो वाले रिटर्न करें, और मल्टी मॉडल या क्रॉस डोमेन आ रहा हो वो वाले रिटर्न करें, और वो सर्वे पेपर्स ना रिटर्न करें। ये वाली क्यूरी जब मैं सिमेंटिक स्कॉलर को देता हूँ तो इसमें मुझे बेहतर रिज़ल्ट्स जो हैं वो मिलेंगे, जिसमें मुझे 40 तक रिज़ल्ट्स जो हैं वो मिल रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह से तीसरा मैंने इसको जो प्रॉम्प्ट दिया है वो DBLP के हवाले से है। वो ये प्रॉम्प्ट वही है, जस्ट मैंने एंड पे सिर्फ उसको ये बता दिया है कि फॉर DBLP तुमने जो है वो एक क्यूरी जो है वो फार्मूलेट करनी है। सो इस हवाले से आप अगेन देखें कि यहाँ पे वही कीवर्ड्स हैं लेकिन लिखने का तरीका जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। सो इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि किसी भी डाटाबेस के अंदर जब आपने कीवर्ड्स की बेस पे सर्च करना है तो बेहतर है कि आप जेमिनी या किसी भी इस तरह के LLM से क्यूरी जो है वो जनरेट करवा लें और देन उस क्यूरी से आप सर्च करें। इसकी एक वजह ये भी है कि शुरू में जब आप एक फ़ील्ड के अंदर काम कर रहे होते हैं तो आपको उस फील्ड की टर्मिनोलॉजी, उस फील्ड की वोकैबुलरी का ज़्यादा आइडिया नहीं होता। आप यहाँ पे प्रॉम्प्ट को इस तरह से रिफ़ाइन कर सकते हैं कि वो सिनोनिम्स और इस तरह के वर्ड्स भी, रेलेवेंट वर्ड्स जो हैं वो भी ऐड कर दे, ताकि आपको रेलेवेंट पेपर्स
जो है वो फाइंड करना आपके लिए आसान हो जाए। यहाँ पे ये फाइनल जो एग्जांपल है DBLP के हवाले से, ये मैं यहाँ पे देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसमें सर्च किया और उसको जो है वो सर्च रिजल्ट्स नहीं मिल रहे मेरे ख्याल में। क्यूरी के अंदर जो है वो कुछ इशू है। डेफिनेटली जेमिनी इस तरह के LLMs पे हम टोटली जो है वो ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो हमें कुछ इसमें खुद जो है वो मे बी चेंज करना पड़े इस क्यूरी के अंदर। हाँ जी, तो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे जॉइंट एक्सट्रैक्शन क्लासिफिकेशन, क्योंकि आस्पेक्ट बेस्ड सेंटिमेंट एनालिसिस ही नहीं है ज़रूरी किसी ने यूज़ किया हो। आस्पेक्ट बेस्ड सेंटिमेंट एक्सट्रैक्शन भी हो सकता है, आस्पेक्ट बेस्ड सेंटिमेंट क्लासिफिकेशन भी हो सकता है और एनालिसिस भी हो सकता है। जॉइंट की बजाय हम लिख लेते हैं एनालिसिस। ठीक है जी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें 1700 जो है वो रिकॉर्ड्स मिल रहे हैं। तो इस तरह से हम कीवर्ड बेस्ड सर्च जो है वो इफ़ेक्टिवली करके और अपने टॉपिक के रेलेवेंट पेपर्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अभी तक हमने जितने भी डेटाबेसेस देखे हैं वहाँ पे सर्च का जो मैकेनिज़्म है वो ट्रेडिशनल है। आई मीन टू से कि वहाँ पे हमें कीवर्ड्स देना होते हैं और कीवर्ड्स की बेस पे हमें डॉक्यूमेंट्स या आर्टिकल्स जो हैं वो रिट्रीव होते हैं। लेकिन आपको जैसे कि मालूम है, अब काफ़ी सारे इस तरह के टूल्स आ चुके हैं जहाँ पे आप नेचुरल लैंग्वेज के अंदर जो है वो क्वेश्चन कर सकते हैं। हम इस वीडियो के अंदर सेकंड पार्ट के अंदर प्रॉम्प्ट बेस्ड सर्च देखने जा रहे हैं कि हम पूरा प्रॉम्प्ट जो है वो टूल्स को देते हैं और वो किस तरह से हमें डॉक्यूमेंट्स जो हैं या आर्टिकल जो हैं वो रिट्रीव करके देते हैं। इस वीडियो के लिए मैं 2 टूल्स जो हैं वो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। इस तरह के और टूल्स भी अवेलेबल हैं, आप उनको फर्दर जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। पहला टूल जो है वो कंसेंसस है और कंसेंसस के अंदर अगर हमने कोई भी आर्टिकल सर्च करना है तो बजाय हम कीवर्ड देने के हम एग्जैक्ट उसे एक रिसर्च क्वेश्चन जो है वो दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आस्पेक्ट बेस्ड सेंटिमेंट एनालिसिस के ऊपर काम कर रहा हूँ और मेरा एक रिसर्च क्वेश्चन है कि टू व्हाट एक्सटेंट कैन ट्रांसफार्मर बेस्ड आर्किटेक्चर्स एक्यूरेटली आइडेंटिफाई सेंटिमेंट टुवर्ड इम्प्लिसिट आस्पेक्ट्स इन हाईली सार्केस्टिक कंज्यूमर रिव्यूज़। तो मैं आस्पेक्ट बेस्ड सेंटिमेंट एनालिसिस के अंदर इम्प्लिसिट आस्पेक्ट्स पे देखना चाह रहा हूँ कि ट्रांसफार्मर बेस्ड मॉडल जो हैं वो कितना अच्छा काम करते हैं, स्पेशली जब उसमें सार्केस्टिक रिव्यूज़ हों। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ। तो इसमें फ्री और पेड वर्जन भी है इसका, लेकिन हम इसका फ्री वर्जन जो है वो यूज़ करने जा रहे हैं। तो ये जो है वो सर्च कर रहा है और यहाँ पे वो कुछ समरी जो है उसकी जनरेट कर रहा है। ट्रांसफार्मर बेस्ड आर्किटेक्चर्स आर नाउ स्टेट ऑफ द आर्ट, ये उसकी डिटेल्स कुछ दे रहा है। उसके बाद जो है वो ओवरऑल जो है बता रहा है कि ट्रांसफार्मर में ये वाले मॉडल्स जो हैं वो इंक्लूडेड हैं एंड साथ में सारे पेपर्स के रेफरेंसेस आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो एक तरह से हमारा जो रिसर्च क्वेश्चन था उसकी एक तरह से समरी विद एविडेंस विद सोर्सेज यहाँ पे आपको कंसेंसस जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। तो इवन यहाँ पे आप देखें कि इम्प्लिसिट आस्पेक्ट्स प्लस सेंटिमेंट, इसकी 86% एक्यूरेसी है और ये इन 3 पेपर से उसको मिला है। इम्प्लिसिट ओपिनियन सर्विसेज, यहाँ पे ये F1 स्कोर है और ये इस रेफरेंस से इसको मिला है। तो इस रेफरेंस पे क्लिक करके आप उसको यहाँ पे ओपन भी कर सकते हैं। ठीक है जी, और ये सारे के सारे, अगर मैं इसको क्लोज़ कर दूँ तो यहाँ पे ये सारे के सारे रेफरेंसेस हैं जो उसने ढूंढे हैं उसी टाइम पे और उसमें से उसने मुझे आंसर जो है वो यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें आपको जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से समराइज फॉर्म में जो है वो इंफॉर्मेशन दे रहा है। कंक्लूजन अगर हम इसका देखें तो ट्रांसफार्मर्स कैन रिलायबली कैप्चर सेंटिमेंट टुवर्ड इम्प्लिसिट आस्पेक्ट्स इन स्टैंडर्ड consumer reviews, often with strong accuracy. They also perform well detecting sarcasm. However, there is no direct quantified evidence here for joint performance and implicit sentiment in highly sarcastic reviews. तो इससे हमें क्या पता चला कि जो हमारा स्पेसिफिक टॉपिक है उसके हवाले से ज़्यादा काम नहीं हुआ, यानी कि इम्प्लिसिट आस्पेक्ट सेंटिमेंट और सार्कास्टिक रिव्यूज़ के ऊपर काम नहीं हुआ। तो इस टॉपिक के ऊपर हम जो है वो काम कर सकते हैं और इससे जितने भी
कुछ थोड़े बहुत मिलते पेपर्स थे वो इसने हमें प्रोवाइड कर दिए हैं। हम बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन देते हैं, आर ट्रांसफार्मर्स सुटेबल फॉर सेंटिमेंट एनालिसिस अच्छा जी, इसने कुछ टाइम लिया है। अब यहाँ पे ये देखें कि ये लिखा आ रहा है कि यस ट्रांसफार्मर मॉडल्स आर हाईली सूटेबल फॉर सेंटिमेंट एनालिसिस अक्रॉस मैनी लैंग्वेजेस डोमेन्स एंड टास्क वेरिएंट्स। यहाँ पे कंसेंसस के अंदर एक कंसेंसस मीटर है जो कि बेसिकली आपके क्वेश्चंस का आंसर करता है डिपेंडिंग ऑन कौन से पेपर्स उसके रेलेवेंट उसको मिले हैं। यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि 95% जो पेपर्स हैं वो कह रहे हैं कि जो ट्रांसफार्मर मॉडल्स हैं वो सेंटिमेंट एनालिसिस के लिए उनको हम यूज़ कर सकते हैं। कुछ ने पॉसिबली जिन्होंने कहा है वो 0 हैं, मिक्स जो हैं वो 5% हैं और नो जो हैं वो 0% हैं। तो ये कंसेंसस मीटर जो है ये बड़ा यूज़फुल है ये देखने के लिए कि हमने जो रिसर्च क्वेश्चन फार्मूलेट किया है उसके मुताबिक जो लिटरेचर है उसमें से हमें कितना एविडेंस जो है वो मिल रहा है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकती है क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो है वो रेफरेंसेस भी आ रहे हैं, उसकी समरी भी आ रही है और टेबल भी आ रहा है विद रेफरेंसेस, और एक कंसेंसस मीटर जो है वो भी आपके पास अवेलेबल है। अच्छा जी, इसके अलावा जो दूसरा हमारे पास AI का टूल है दैट इज़ SciSpace। अगर हम अपना जो रिसर्च क्वेश्चन है वो यहाँ पे देंगे तो ये हमें जो है एक प्लान बना के उसके मुताबिक सर्च करेगा और अभी आप देख सकते हैं कि ये लिटरेचर जो है वो सर्च कर रहा है और इसने सर्च करते हुए उसके डिफरेंट वेरिएंट्स बना दिए हैं। हाउ डू ट्रांसफार्मर बेस्ड आर्किटेक्चर्स आइडेंटिफाई, व्हाट आर द लेटेस्ट मेथड्स, हाउ कैन ट्रांसफार्मर्स, हाउ डू ट्रांसफार्मर बेस्ड आर्किटेक्चर्स, व्हाट आर द लेटेस्ट मेथड्स। काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट तरह के उसने क्वेश्चंस बना दिए हैं और उन सब के उसने 100 पेपर्स जो हैं वो सिलेक्ट किए हैं। फिर उसने क्या किया है, गूगल स्कॉलर के ऊपर कीवर्ड बेस्ड सर्च की है, ट्रांसफार्मर, बर्ट, रोबर्टा, इम्प्लिसिट आस्पेक्ट, ठीक है। यानी कि उसने वो जो कीवर्ड बेस्ड हम जेमिनी से बनवा रहे थे कीवर्ड बेस्ड क्यूरीज, वो उसने खुद से बना के तो गूगल स्कॉलर से भी सर्च किया है, फिर आर्काइव से सर्च किया है, डिफरेंट जो डेटाबेसेस हैं वहाँ से सर्च कर रहा है और उसके बाद वो कंबाइन कर रहा है रिजल्ट्स को और री रैंक कर रहा है रिजल्ट्स को। तो हम ये कह सकते हैं कि जो SciSpace है वो काफ़ी डिफरेंट डेटाबेसेस से उसी टाइम पे सर्च करके तो आपके लिए एक आंसर जो है वो उसी टाइम पे क्यूरेट करता है और ये आंसर जो है अभी ये जनरेट कर रहा है। जैसे ही ये आंसर जनरेट कर देगा तो मैं आपको इसका आउटपुट जो है वो दिखाऊंगा। जी, तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो है वो आंसर इसका आ चुका है। इसका TLDR इसने पहले दिया है, यहाँ पे है जी कि ट्रांसफार्मर मॉडल्स कैन डिटेक्ट इम्प्लिसिट आस्पेक्ट्स एंड देयर सेंटिमेंट रिलायबली ऑन स्टैंडर्ड बेंचमार्क्स बट देयर इज insufficient evidence that they can handle highly sarcastic consumer reviews for implicit aspect sentiment without targeted sarcasm aware training. Sarcasm aware fine tuning and auxiliary strategies improve robustness and related tasks. तो इधर से भी हमें वही एविडेंस मिल गया कि इस पे ज़्यादा काम नहीं हुआ। तो हम इसमें कॉन्फिडेंट इस तरह से हो सकते हैं कि ये जो टॉपिक हमने लिया है या जो रिसर्च क्वेश्चन हमने फार्मूलेट किया है ये एक अच्छा रिसर्च क्वेश्चन है और इसमें हम एक गैप एग्जिस्ट करता है और उसमें हम काम कर सकते हैं। सो स्टेट ऑफ द आर्ट जो है उसमें वो बता रहा है कि इसमें आप देख सकते हैं कि बर्ट, रोबर्टा, एनकोडर डिकोडर मॉडल्स हैं और उनकी डिटेल्स उसने बताई हुई है कि इसकी एक्यूरेसी कितनी है और ये सारी चीज़ें विद रेफरेंसेस जो हैं आपके सामने हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास टेबल भी एक अवेलेबल है और इस टेबल के अंदर जो है वो कंपैरिजन किया गया है मॉडल का, टास्क का और डाटा सेट वगैरह का। इसके बाद सार्केज़म पे चैलेंजेस जो हैं उसने आइडेंटिफाई किए हैं। तो कहने का मकसद है कि जितनी भी चीज़ें इसके रेलेवेंट उसे मिली हैं विद रेफरेंसेस यहाँ पे वो हमारे पास जो है वो आ गई हैं और हम यहाँ से इसकी जो
मार्कडाउन फाइल है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये काफ़ी यूज़फुल हो जाते हैं टूल्स, क्योंकि अब कीवर्ड बेस्ड सर्च से काम आगे चला गया है। अब जो प्रॉम्प्टिंग है, जितना अच्छा प्रॉम्प्ट हम देंगे, जितना अच्छा क्वेश्चन हम फार्मूलेट करके इस तरह के मॉडल्स को देंगे, उतना अच्छा, उतना क्विक हमें जो है वो हमारे रेलेवेंट आर्टिकल्स जो हैं वो मिलेंगे। जी, तो अब हम चलते हैं अपने फाइनल मेथड की तरफ, विच इज़ स्नोबॉलिंग मेथड। स्नोबॉलिंग मेथड के अंदर हम बेसिकली क्या कर रहे होते हैं कि जैसे आपने शायद देखा हो, स्नोबॉल जब एक माउंटेन से फॉल करता है तो जैसे जैसे वो नीचे की तरफ जाता है उसका साइज़ बड़ा होता जाता है। सो वो वाला इफ़ेक्ट यहाँ पे रिसर्च पेपर सर्च करते हुए किस तरह से आता है। जब हम अपने टॉपिक के हवाले से पेपर्स ढूंढ लेते हैं तो फिर हम ये देखते हैं कि उन पेपर्स में कौन से प्रीवियस पेपर साइट किए गए हैं और वो पेपर्स जो कि हमने ढूंढे हैं वो आगे किन पेपर्स के अंदर जो हैं वो साइट किए गए हैं। ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं और इसकी मदद से हम मज़ीद रेलेवेंट पेपर्स जो हैं वो ढूंढते हैं। सो इस स्टेप के अंदर लेट्स से कि हमने एक पेपर अपने टॉपिक के रेलेवेंट ढूंढा हुआ है, विच इज़ रिलेशनल ग्राफ अटेंशन नेटवर्क फॉर आस्पेक्ट बेस्ड सेंटिमेंट एनालिसिस। हम इस पेपर को लेट्स से, इसका मैं यहाँ से टाइटल कॉपी करता हूँ और इसको यहाँ पे सर्च करता हूँ डबल कोट्स के साथ, तो ये मेरे पास पेपर आ गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे साइटेड बाई आ रहा है 862, ठीक है। तो अगर आप पेपर देखें तो वहाँ पे पेपर के अंदर अगर आप इसकी पीडीएफ फाइल ओपन करें तो डेफिनेटली आपको वो पेपर्स मिल जाएंगे जिनको इस ऑथर ने साइट किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो पेपर है इसमें ये डिफरेंट पेपर्स हैं जो साइट किए गए हैं। तो इसमें से भी हमने ढूंढना होता है कि कौन से पेपर्स हैं जो हमारे काम के रेलेवेंट हैं, क्योंकि इससे हम मज़ीद पेपर्स जो हैं अभी अपने पेपर्स अपनी रिपॉजिटरी के अंदर, अपनी लाइब्रेरी के अंदर ऐड करेंगे ताकि बाद में हम उसको जो है वो नैरो कर सकें। सो एक तो ये रेफरेंसेस हैं, इन्हें हमें देखना होगा, और सेकेंडली जिन लोगों ने इस पेपर को साइट किया है उसे हमें देखना होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं साइटेड बाय, और उसमें ऐसे पेपर्स आ जाएंगे जिन्होंने इस पेपर को साइट किया हुआ है। तो ये वो 862 ऐसे पेपर्स हैं जिन्होंने इस पेपर को साइट किया हुआ है, ठीक है। सो इसमें हम कुछ चीज़ें, जैसे ये आपको कुछ यहाँ पे मैट्रिक्स नज़र आ रहे हैं, ये नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन बताने का मकसद यहाँ तक ये है कि आप प्रीवियस पेपर्स को भी देखें जो कि उस पेपर ने साइट किए हैं, और ये भी देखेंगे उस पेपर को आगे किन पेपर्स ने साइट किया है। अच्छा, इसमें यहाँ से एक तो ये तरीका है कि गूगल स्कॉलर के ज़रिए आपको पिछले पेपर्स भी मिल जाएंगे और उससे अगले पेपर्स भी मिल जाएंगे जिन्होंने उस पेपर को साइट किया है। इसी तरह से अगर मैं इस साइट पे वापस जाऊँ और यहाँ पे मैं इसका जो DOI है, तो ये डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर जो है इसको मैं कॉपी करूं और यहाँ पे इसको मैं लिट मैप एक टूल है या रिसर्च रैबिट है, इस तरह से काफ़ी डिफरेंट जो हैं वो टूल्स हैं जो कि AI बेस्ड टूल्स हैं। यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ तो ये उस पेपर का टाइटल आ रहा है नीचे। इसको मैं ओपन करता हूँ तो ये उसके हवाले से रेलेवेंट जो पेपर्स हैं वो ढूंढ रहा है। ये इसने पेपर्स जो हैं वो सर्च किए हैं और यहाँ पे आप देखें कि ये वो पेपर है जो मैंने इसको दिया था और इसने उससे रेलेवेंट पेपर्स जो उसके बाद आए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक्स एक्सिस में मोर रिसेंटली पब्लिश्ड पेपर्स आ रहे हैं और वाई एक्सिस में मोर साइटेशंस आ रही हैं। यानी कि जो पेपर्स यहाँ पे होंगे वो रिसेंट होंगे, जितने इस तरफ आएंगे वो रिसेंट होंगे और जितना ऊपर होंगे वो उतने ही हाईली साइटेड होंगे। तो आइडियली जो इस कॉर्नर के पास जो पेपर्स होंगे वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगे और उनको हमें देखना चाहिए। इसके अलावा ये जो सर्कल्स आपको नज़र आ रहे हैं, जो छोटा सर्कल है इसका मतलब है कि इसको कम साइटेशंस मिली हैं और जो बड़ा सर्कल है उसको ज़्यादा साइटेशंस मिली हैं। तो 2020 के पेपर
को देखते हुए हम ये देख सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये 2024 के अंदर एक पेपर आया है जो कि अगेन आस्पेक्ट बेस्ड सेंटीमेंट एनालिसिस पे है। इस पे अगर मैं क्लिक करूं तो यहाँ पे मुझे इसकी कुछ डिटेल्स भी मिल जाएंगी, इसका एब्स्ट्रैक्ट मिल जाएगा और इसकी बाकी डिटेल्स मिल जाएंगी कि ये कितने लोगों ने इसको साइट किया हुआ है। बेसिकली ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने जो पेपर्स पहले डिफरेंट डेटाबेसेस से या एआई टूल्स को यूज़ करके इकट्ठे किए हैं उसमें मज़ीद हम कुछ पेपर्स ऐड कर लें ताकि लिटरेचर में से कोई ऐसा पेपर रह ना जाए जो कि हमारे काम से थोड़ा रेलेवेंट है और हमने उसको ऐड नहीं किया। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि हमने पेपर्स तो इतने सारे ढूंढ लिए और अपने टॉपिक के हवाले से हमने कोई पेपर छोड़ा नहीं है, लेकिन अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि उसमें से कौन से पेपर्स हमने रखने हैं अपनी स्टडी के लिए और कौन से जो हैं वो एक्सक्लूड करने हैं। तो ये चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे।